हाल में आप सबने देखा तवांग में, हमारे तवांग में क्या हुआ। आज की वीडियो उसी इंसिडेंट की एनालिसिस पर आधारित है। नमस्कार। सरहद के उस पार के हुक्मरानों के क्या मंसूबे हैं ये तो हम पहले से जानते हैं। अब वह इस काम को किन विकल्पों के साथ अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं ये अब सारी दुनिया देख रही है। इतिहास गवाह है कि भारत ने आज तक किसी भी मुल्क पर, किसी भी देश पर कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया। लेकिन इस देश की बदकिस्मती है कि इसे कई अजब गजब के पड़ोसी मिले हैं और उससे भी ज्यादा नासूर कर देने वाली बात इन देशों की ज्योग्राफिकल लोकेशन है। आप खुद जानते हैं, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। सिर दर्द की बात है। अब हाल में जो तवांग में हुआ है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह में, ये यूं ही नहीं हुआ। मेरी समझ और मेरे विश्लेषण बहुत कुछ बताता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश और खासकर के तवांग चीन के लिए इतना मायने क्यों रखता है? ये जानते हुए भी कि भारत इसे अपना अटूट हिस्सा मानता है और इस क्षेत्र यानी अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने भारतीय होने पर नाज करते हैं और ये अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार हैं, फिर भी चले आते हैं मुंह उठाकर। अब जैसे कि मैंने कहा, ये यूं ही अचानक घटी घटना नहीं है। इसमें धार्मिक और राजनीतिक पहलुओं के वो पन्ने हैं जिन्हें सरहद पार के वो सूत्रधार लिखते हैं, जो अपने अंदर शतरंज के वो चाल रखते हैं जिन्हें समझने के लिए किसी को भी सोच के उस समुद्र में डूबना होगा जो अंतर्राष्ट्रीय दानवों से भरा हुआ है। भारत चीन के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 यानी 3488 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज नोन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, DLAC, जो लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक 1914 के शिमला एग्रीमेंट के तहत खींची गई है। और अरुणाचल प्रदेश का मैकमोहन लाइन, केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ द प्रोपोनेंट ऑफ दिस लाइन, हेनरी मैकमोहन, इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ DLAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जो मैकमोहन लाइन है ना, मतलब पूरा LAC ही इमेजिनरी है, यहाँ कोई कंक्रीट लाइन नहीं खींची गई है। तो इस कारण दोनों मुल्कों के सेना कुछ मीटर कभी इस पार, कुछ मीटर कभी इस पार, कभी कभी अननोइंगली एक दूसरे के इस पार उस पार हो जाते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। और भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता आया है, चाहे वो LAC हो या LOC हो। अब पाकिस्तान की तरह चीन भी इस बात को जानता है कि भारत का पोजीशन इंटरनेशनली बहुत पॉजिटिव है। ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। खैर, अभी जो चीनी मसला है ये कोई नई बात नहीं है। आपको 2020 का गलवान स्टैंड ऑफ याद होगा, फिर उसके बाद हमारे सोते हुए सैनिकों पर अटैक वगैरह, फिर सिक्किम को लेकर विवाद। आज का मुद्दा खैर तवांग पर है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर। अब तवांग और अरुणाचल अपने चीनी भाइयों को इतना आकर्षित क्यों करते हैं, इसके इतिहास पर मैंने अपने 21st एपिसोड में एक रोशनी डालने की कोशिश की है। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव। अब इतिहास के सारे दस्तावेजों को कोने में कर चीन हमेशा सारे एग्रीमेंट और नियमों का उल्लंघन करता आया है, पर इसके इस उल्लंघन के पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। ये यूं ही नहीं करते, और जैसे कि मैंने कहा, ये वजह धार्मिक और राजनीतिक षड्यंत्र का नतीजा है। धार्मिक कारणों में सबसे अहम बात यह है कि तवांग की आवाम की आस्था तिब्बतन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। इसके अलावा तवांग में गार्डन नाम के लाज से स्थित है, जिसे कॉमनली तवांग मॉनेस्ट्री कहा जाता है। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अगर आप कभी तवांग गए हो तो आपने जरूर विजिट किया होगा, और अगर जाने के प्लान करते हैं तो जरूर जाइएगा। ये दुनिया में तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ यानी मॉनेस्ट्री है। सबसे बड़ा मठ मॉनेस्ट्री लासा में पोटाला पैलेस है। अब 350 साल पुराने इस मठ यानी तवांग मॉनेस्ट्री को 5वें दलाई लामा की इच्छा का यानी विशेष का सम्मान करने के लिए बनाया गया था, ऐसी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि मॉनेस्ट्री की स्थापना 1680-81 में मेराग लोद्रे ग्यात्सो नाम के एक भिक्षु मोंक द्वारा की गई थी, जब चौथे द 4th दलाई लामा ने उन्हें मठ में रखने के लिए देवी पाल्डेन लामो की एक पेंटिंग दी थी। मोर इंपॉर्टेंटली, तवांग द 6th दलाई लामा का जन्म स्थान भी है, द बर्थ प्लेस। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म उर्जलिंग गोम्पा में हुआ था। अब जैसे कि आप जानते हैं, चीन तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। अब इसी धार्मिक कारण पे चीन अपना आधार रखता है और उसके खिलाफ द 14th दलाई लामा ने विद्रोह किया और तरीपार हुए, एग्जाइल्ड, जिन्हें उनके भक्तों के साथ हमने शरण दिया। ये 1959 की बात है, 1959, जिसके बाद चीन ने अपनी नाराजगी के चलते 1962 में हम पर हमला कर दिया था, द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962। क्योंकि ये उनका धार्मिक आधार है, अब चीन को यह डर है कि कहीं द 14th दलाई लामा अगर तिब्बत के सरहद के बाहर अगले दलाई लामा का चयन करते हैं तो चीन अपने उस धार्मिक हक को खो देगा, जिस आधार पर वे अपने ओर से खास करके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अगले दलाई लामा की घोषणा करना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड? ऐसा समझिए,
चीन अगले दलाई लामा अपने कंट्रोल एरिया में चाहते हैं, चाहे वो चाइना हो या तिब्बत, और उसका चयन करेगी पॉसिबली द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन क्योंकि अभी ऐसे बहुत चांसेस है कि द 14th दलाई लामा अपने सक्सेसर को चीन के दायरे से बाहर चुनेंगे, क्योंकि वे दलाई लामा पर चीनी दबदबा नहीं चाहेंगे। और तवांग के धार्मिक आवाम, यहाँ के तिब्बतियन रिफ्यूजी की पॉपुलेशन जैसी चीज़ों को देखते हुए तवांग कुड बी द बर्थ प्लेस फॉर द नेक्स्ट स्पिरिचुअल लीडर द 15th दलाई लामा। और अगर ऐसा हुआ तो चीन तिब्बत पर से अपना धार्मिक हक हमेशा के लिए खो देगा, और यही चीन का बहुत बड़ा सिरदर्द है, बहुत बड़ा डर है। इसी कारण तो हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जब जब अरुणाचल प्रदेश आते हैं, खास करके जब तवांग आते हैं, तो चीनी वाले आग बबूले हो जाते हैं, और उसका यही कारण है। मतलब चीन इस रिलीजियस एंगल को पॉलिटिकल और कम्युनियल वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए तो कई मौकों में वे अक्सर चीन और ईस्टर्न लद्दाख को अरुणाचल प्रदेश के साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है। ऐसे कई ऑफर आए हैं। यह इसका एक पहलू है। अब दूसरा पहलू कुछ और कहता है, सुनिए। यह है चीन का इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अप्रोच। अब चीन और अमेरिका कई जगह आमने सामने हैं, वो चाहे समुद्र में हो या ताइवान में। आपने न्यूज़ में देखा होगा और आपको याद होगा कि द यूएस हाउस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट से चीन कितने नाराज थे, और ऐसे में अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रिश्ते और भी परेशानी कर देने वाली बात है। इसके चलते चीन इन एक्टिविटीज से अमेरिका को इनडायरेक्टली इरिटेट या यूं कहिए चैलेंज कर रहा है। तीसरा पहलू, चीन में अब कोविड प्रोटोकॉल्स, अनस्टेबल इकोनॉमी और एंटी शी जिनपिंग माहौल के चलते वहां की सरकार कई मुश्किलों का सामना कर रही है। द गवर्नमेंट इज वेरी अनस्टेबल राइट नाउ। और जैसे कि आपको पता है, अपनी पाकिस्तानी सरकार को भी जब जब कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं सूझती तो कश्मीर को एक मसला बना देते हैं, कश्मीर का मसला उठा देते हैं, कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे, और इन सब जैसे नारों से वे कुछ वोट बटोर लेते हैं। China is playing the same tactic. It's trying to divert the people's focus from the main problem of the country. चौथा पहलू, और सच में मैं दिल से दुआ करता हूं कि यही पहलू सही हो। इसमें शायद हो सकता है, आई रिपीट, मैं कह रहा हूं हो सकता है, it was a mistake on the side of the PLA and they accidentally, I mean with the wrong assumption, tried to get into the Indian soil. लेकिन हमारे देश के जवानों ने जिस हिम्मत और वीरता के साथ घुसपैठियों का सामना किया है, उसके लिए 150 करोड़ भारतवासियों का सलाम। We really salute you, इंडियन आर्मी। और उनकी नैतिकता को तो देखिए, उन्हें खदेड़ने के बाद, चीनियों को खदेड़ने के बाद भी हमारे जवान चीनी जमीन पर पैर नहीं रखते। उनके कमांडर, हमारे कमांडर उन्हें मना करते हैं और आगे हमला करने के लिए भी उन्हें वापस बुलाते हैं। We are really proud of you। लेकिन ये सब कहते हुए भी मैं अपने निजी तौर पर कभी नहीं चाहूँगा कि जंग हो। तो वॉर मस्ट बी द लास्ट चॉइस। ये तबाही के अलावा कुछ नहीं लाता, किसी को बेवा बना देती है तो किसी को अनाथ। आप फॉर एग्जांपल अभी रशिया यूक्रेन वॉर को ही देख लीजिए ना, कितने लोग मारे गए हैं, कितना नुकसान हो रहा है। छोटा मुँह बड़ी बात पर दुनिया में कई जंग तो बंजर ज़मीनों के लिए लड़ी जाती है। मारे कौन जाते हैं? हमारे सैनिक। हम अपने घरों में बैठकर बस जंग से जुड़ी खबरें टीवी पर देखते हैं। यहाँ सरहद में वे सच में गोली झेल रहे होते हैं। नहीं चाहिए जंग। अगर बातचीत के जरिए कुछ लकीरें सीधी की जा सकती है, और अगर इससे जंग रुक सकती है, और अगर ये मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर करता। लेकिन अगर सर कटने के डर से झुकना पड़ता तो एक भारतीय होने के नाते मुझे वो कभी गवारा नहीं। और बाकी देशवासियों, हम आपको बता दें, हर अरुणाचली के अंदर हिंदुस्तान बसा है। आप बेफिक्र होकर रहिए। अरुणाचल के हर नागरिक एक खुद में सैनिक है। हम बैठे हैं सरहद पर, और जब तक हम हैं, अरुणाचल भारत का है। जय हिंद।